नमस्ते। वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं के कुमार पाटीदार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम परमाणु से संबंधित जो मॉडल्स प्रस्तुत किए गए उन मॉडल्स की स्टडी करेंगे। उन मॉडल्स में हमने पहले जो कल की क्लास में या जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद तो हमने एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था। उसके अलावा रदरफोर्ड का न्यूक्लियर जो मॉडल होता है उसकी स्टडी भी की थी। तो उसमें हमने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते थे उनको हमने देखा था और समझा था। अब आज के जो लेक्चर की बात है उसमें हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है। पहले हम उनकी जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो नील्स बोहर साहब थे उनका जो एटॉमिक मॉडल था उसमें उन्होंने क्या कहा था। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो आप सब जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है, इन्होंने काम किया था, एक परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य किया था। इस कारण से इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं भौतिक या फिजिक्स में भी इन्होंने कुछ न कुछ वर्क किया। इस कारण से इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला 1922 में। और इसके अलावा इन्हें 1957 में क्या एटम फॉर पीस सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो क्या हमें याद रखना है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? तो नील्स बोहर साहब को। और एटम फॉर पीस कब मिला? 1957 में। और किसको मिला? नील्स बोहर साहब को। तो आंसर आता है कि नहीं। ये क्या है? आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक, छोड़ दो। अब नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करें तो जो नील्स बोहर थे इन्होंने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसको आधार बनाकर एक मॉडल दिया जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको कि नील्स बोहर जो साहब थे इन्होंने मैक्स प्लांक साहब के क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के मॉडल को आधार बनाकर एक मॉडल दिया जिसे क्या नाम दिया गया? बोहर का परमाणु मॉडल। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि किस मॉडल को आधार बनाया नील्स बोहर साहब ने। तो आपका आंसर आता है कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के मॉडल को आधार बनाया। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ें तो एक टर्म आती है कि क्वांटा क्या होता है। यहाँ पर आपको क्वांटा नज़र आ रहा होगा। अब कोई भी वस्तु होती है वह ऊर्जा का सतत रूप से क्या करती है? अवशोषण और उत्सर्जन नहीं करती। वह टुकड़े के रूप में या पैकेट्स के रूप में या बंडल्स के रूप में करती है। तो उसे जिस नाम से जाना जाता है वह कहलाता है क्वांटा। अब ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को क्या कहा? क्वांटा या फोटोन। ठीक है। नेक्स्ट जब हम यहाँ से बात करें आगे की ओर तो किसी भी विकिरण की ऊर्जा जो होती है, तरंग दैर्घ्य जो है आपकी, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, वेग c से प्रदर्शित किया जाता है और आवृत्ति जिसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य, c वेग और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की बात करता हूँ जब मैं, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसे हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इक्वेशन E = h म्यू। अब यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है E = h म्यू। अब यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू होती है
वो होती है c/λ। अब अगर मैं c/λ जो है वैल्यू, इस वैल्यू को म्यू की जगह अगर मैं पुट करता हूं तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, E = hc/λ। तो यहां से आपका क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल सकते हैं। E क्या होता है, तो E जो होता है क्वांटा की ऊर्जा होती है, जिसे जूल में क्या किया जाता है, मापा जाता है, मेजर किया जाता है। जब हम H की बात करते हैं तो H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। म्यू क्या होता है, म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है। C क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है। और लैम्डा जो है आपका तरंग दैर्घ्य होती है, जिसे मीटर में मेजर किया जाता है। तो यहाँ से आपका E = जो h म्यू है, इस इक्वेशन को याद रखना है। और म्यू जो होता है, म्यू = होता है c/λ। जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो जैसे रदरफोर्ड जो साहब थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्या बात कही थी कि नाभिक है और परमाणु के केंद्र में क्या है, नाभिक है। कैसा, छोटा, और वो भी भारी धनात्मक आवेश युक्त नाभिक है। तो इन्होंने भी, जो बोहर साहब थे, इन्होंने भी कहा था कि छोटा भारी धनात्मक आवेश युक्त नाभिक होता है। जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि केंद्र में क्या है, परमाणु के छोटा धन आवेश युक्त और वो भी भारी नाभिक उपस्थित है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके मॉडल के अकॉर्डिंग या इस मॉडल के अनुसार अगर हम जब बात करते हैं तो केंद्र में आपका नाभिक हो गया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित ऊर्जा और त्रिज्या वाले क्या करते हैं, वृत्ताकार पथ में। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि परमाणु जो होता है में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, घूम सकता है, जिसे कक्षा, स्थायी अवस्था और अनुमत ऊर्जा 3 नाम से जाना गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है उसे कक्षा, अनुमत ऊर्जा या फिर स्थायी अवस्था, अनुमत ऊर्जा, 3 नाम से जाना गया। अब जब यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर आपके जो पहला सेल, पहली कक्षा, इसे किस नाम से जाना जाता है, के। जब सेकंड कक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसे एल से प्रदर्शित किया, और जब थर्ड की बात करते हैं तो एम से। तो इस तरह से के, एल, एम, एन कक्षाएं होती है। ठीक है। निश्चित कक्षा, निश्चित कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, जब के कक्षा में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए जो n की वैल्यू होगी 1 होगी। जब l कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन तो उस केस में, उस कंडीशन में n की वैल्यू क्या, 2। जब m कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए n की वैल्यू 3 होती है। अब जैसे आप एक ऊर्जा का देख पा रहे हो कि उत्सर्जन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि हमने क्या कहा कि केंद्र में क्या, परमाणु के केंद्र में छोटा धनात्मक आवेश युक्त नाभिक उपस्थित होता है। इसके अलावा हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है। तो उसे क्या कहा, कक्षा कहा, अनुमत ऊर्जा कहा, 3 नामों से जाना गया, कक्षा, स्थायी अवस्था और अनुमत ऊर्जा। अब हम एक टर्म देखते हैं, अवशोषण और उत्सर्जन क्या होता है। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि अवशोषण के केस में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अवशोषण, उच्च ऊर्जा स्तर।
जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसे अवशोषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। वही हमने उसे देखा कि अवशोषण कब होगा, तो अवशोषण के समय निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब उत्सर्जन की बात करेंगे तो यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर, कहाँ से? उच्च ऊर्जा स्तर आपका E2 क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर। और E1 क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कब आएगा? जब क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। क्या? उत्सर्जन। तो यहां से हमने अवशोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, वो हमने देखा। जब हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर दो स्थायी अवस्थाएं, उनके संक्रमण के अंतर को डेल ई के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को किस रूप में देखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ V इज इक्वल टू डेल ई अपॉन एच एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर डेल ई क्या है? तो डेल ई मतलब चेंज है, कहाँ से? E2 माइनस E1 मतलब हायर माइनस लोअर। अब ये उच्च ऊर्जा स्तर था, ये निम्न ऊर्जा स्तर अपॉन H, ठीक है। तो E1 और E2 क्या है? निम्न और उच्च अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं, ठीक है। जब यहाँ से आगे की ओर देखें तो जो ऊर्जा है उसमें E3, E2, E1, अब यहाँ पर तीन ऊर्जाएं, तो ये कैसे आई? तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट सेल की जब हमने बात की थी कि K सेल जब K कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए हमने N की वैल्यू क्या देखी थी? 1, और इसके लिए जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा? E1। जब हम सेकंड सेल या दूसरी कक्षा की जब बात करते हैं, दूसरी अनुमत ऊर्जा स्टेट की बात करते हैं, तो उसके लिए N की वैल्यू क्या थी? 2, और ऊर्जा स्तर कौन सा कहलाएगा? तो ये आपका E2 ऊर्जा। जब हम M सेल की बात करेंगे, M कक्षा की जब बात करते हैं, तो इसके लिए N की वैल्यू होती है 3, और ऊर्जा जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो E3 होती है। तो यहाँ पर E1, E2, E3, तो E3 की जो ऊर्जा होती है, E3 की वो क्या होती है? ज़्यादा होती है किससे? E2 से। E2 की किससे ज़्यादा होती है? E1 से। देखते हैं, अब जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं यहाँ, तो ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा को अवशोषित करके अपने से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करता है। जैसे E1 से E2 में जाना, E1 से जब E2 में कब जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। तब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, या मैं बात करूँ तो E1 से E2 में गया। तो ये आपकी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड अवस्था कहलाती है। जब मैं डी एक्साइटेड अवस्था की बात करूँगा तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब उत्सर्जन करेगा तो आपकी ये अवस्था क्या है? E1, ये E2, ये क्या है? E3 है। तो उत्सर्जन कब करेगा? जब E2 से E1 में जाएगा। E2 से E1 में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। E2 अवस्था क्या है? उच्च अवस्था है। E1 क्या है? निम्न अवस्था है। तो उच्च अवस्था से जब निम्न अवस्था में आया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? उत्सर्जन किया, ऊर्जा का उत्सर्जन किया, तो निम्न अवस्था में आया, ठीक है। उसी तरीके से जब E3 से जब E2 में आएगा तो उस समय भी क्या होगा? जब उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का, तो E3 अवस्था आपकी हायर स्टेट है, उच्च ऊर्जा स्तर है, और E2 जो है आपकी निम्न ऊर्जा स्तर। तो E3 से जब E2 में आया तो ऊर्जा का क्या किया? उसने उत्सर्जन किया। उत्सर्जन करने के कारण उसे क्या किया? E3 से E2 स्टेट में आया, और इसे डी एक्साइटेड स्टेट कहा। और एक्साइटेड स्टेट
हमने कहा कि जब निम्न से उच्च में जाएगा, मतलब ऊर्जा का अवशोषण करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, तब वह निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा। जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक टर्म आती है कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कोणीय संवेग जो होता है इलेक्ट्रॉन का MEVR = NH/2π। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। इस इक्वेशन से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या है, n जो है आपके इंटीजर्स हैं, n = 1 2 3, और me जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, v होता है वेग, और r जो होता है उसकी त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है या रिवॉल्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो उसमें आता है बोहर रेडियस क्या होता है। तो बोहर रेडियस जो होता है या बोहर की जो त्रिज्या होती है उसे r से प्रदर्शित किया जाता है, r से निरूपित किया जाता है। और उसका जो फॉर्मूला या जो सूत्र होता है वो होता है n²h²/4π²mze²। ठीक है। अब यहाँ पर r जो होती है, r इसका एक और, इसे अगर हम इसे कैलकुलेट करके निकालें तो एक फॉर्मूला होता है आपका 0.529 n²/2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब यहाँ पर h क्या होता है, तो h जो होता है वो प्लांक का नियतांक होता है या प्लांक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड होती है। ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, प्लांक नियतांक कहा जाता है। जब हम n की बात करते हैं तो n जो होता है वो कक्षा होती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है या किस ऑर्बिट में है। ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बनाया एक परमाणु, इसके केंद्र में क्या है, नाभिक है जिस पर धन आवेश है। अब यहाँ पर ये क्या है, कक्षा, जैसे ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। तो यहाँ पर पहली कक्षा के लिए हमने देख चुके हैं n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पहली कक्षा को k कहा जाता है और n की वैल्यू 1। जब दूसरी कक्षा की बात करते हैं तो l, तीसरी m। दूसरी कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या, 2, तीसरी के लिए n की वैल्यू क्या, 3। तो यहाँ पर n जो है आपकी कक्षा या ऑर्बिट को डिनोट करता है। m क्या होता है, m जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। और जब हम z की बात करते हैं तो z जो है वो परमाणु संख्या। अब हम ये देख चुके हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिन स्टूडेंट्स या जिन विद्यार्थियों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो, वह पिछला लेक्चर देखें तो उनको समझ में आ जाएगा कि परमाणु संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो हम पिछले लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन E जो है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश, परमाणु पर आवेश। ठीक है। तो यहाँ पर H क्या, N क्या, M क्या, Z क्या और E क्या, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n²h²/4π²mze²। और इसे शॉर्ट या मॉडिफाई जब किया जाता है तो 0.529 n²/2 एंगस्ट्रॉम में आता है। तो यहाँ से आपके कैलकुलेशन वाला पार्ट जो होगा वह इस फॉर्मूले के द्वारा बन जाएगा आपसे। जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में जो ऊर्जा होती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। उस फार्मूले में क्या आता है, 2π² mz² e⁴
एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्या बोला? E इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और इसे मॉडिफाई किया गया, तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करने पर आपकी जो वैल्यू निकली है ई या जो ऊर्जा की जो वैल्यू निकली है, तो उसकी वैल्यू निकली है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को पुट करने पर भी आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि 13.6 E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर Z क्या है, N क्या है, तो हम देख चुके हैं। N क्या थी? कक्षा, ठीक है, और Z क्या था? एटॉमिक नंबर, परमाणु की संख्या। जब हम यहाँ से आगे बढ़ें तो बोर-बरी का सिद्धांत, नेक्स्ट आता है बोर-बरी का सिद्धांत। हमने थोड़ा बोहर मॉडल के बारे में चर्चा की। अब यहाँ पर जो बोर-बरी साहब थे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया। उस फॉर्मूले में है 2n²। इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब अगर मैं पहली कक्षा की जब बात करूं, तो पहली कक्षा के लिए क्या, जैसे 2 × 1, n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो 2 × 1 क्या होगा? 2। मतलब पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब यहाँ मैं 1 की n की वैल्यू क्या रखूँ? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। तो जब दूसरी कक्षा की जब बात करूँगा तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8 या 8, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो पहली कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। और दूसरी कक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें कितने? तो उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अंतिम कक्षा में 8 और अंतिम से दूसरी कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यह नियम सभी तत्वों पर नहीं लागू है, ठीक है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर अगले कक्षा में भरे जाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है और कैल्शियम की जब बात करते हैं तो उसका 20। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इसका क्या 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। अब यहाँ पर 1s ऑर्बिटल क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2s की बात करते हैं तो 2s में 2, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब p की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जब लास्ट आपका 3s में, तो 3s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, उसे हमने देखा कि ठीक है, एक अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जब कैल्शियम की बात करते हैं हम Ca, तो यहाँ पर क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद आपका आएगा 4s2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने
2 4 6। उसके बाद s ऑर्बिटल में 2, और जब हम p की बात करें तो p में 6, 2 3 4 5 6, और लास्ट में आपका 4s में जाएगा तो s ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? जब हम ये अब्बो का नियम देखेंगे और उसमें पॉलीज जो साहब थे उसके जो नियम था, उस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह फील होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी कि 2n² जो फार्मूला था, इस फार्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कक्षा या कोष। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का कुछ विशेष वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को कोष, ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह हम बोर के मॉडल में भी हम देख चुके हैं कि कक्षा क्या होती है, कोष क्या होता है, सेल क्या होती है। और जब उपकोष की बात करते हैं तो ये उपकोष जो होता है वो सब सेल में बांटा गया है। अब जो सब सेल होते हैं वो 4 सब सेल होते हैं। एक होता है S, एक P, एक D और एक F। तो प्रत्येक कोष या जब हम प्रत्येक सेल की बात करते हैं तो सेल को भी उपकोष या सब सेल में डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 क्या आते हैं? सब सेल आते हैं। एक आता है S, एक P, एक D और एक F। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D में कितने? 10। और जो F होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये कैसे आया? जब हमने 2n² फार्मूला था, 2 × 1², तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब मैंने यहाँ पर 2 × 2², तो क्या आएगी वैल्यू? 8 आएगी। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 1s जब हमने सोडियम के लिए लिखा तो क्या लिखा था? 1s2, 2s2, 2p6। तो 2 दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा के लिए n की वैल्यू क्या थी? 2। तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते थे, क्योंकि 6 और 2 8। उसके बाद हमने वापस से किस में रखा? S में गया इलेक्ट्रॉन, 3s में गया। तो इस कारण से यहाँ पर P के बाद D, F। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या निकाला था कि एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। प्रथम कोष में केवल एक उपकोष होता है, वो भी 1s। दूसरे उसमें 2 उपकोष होते हैं, 2s, 2p। तीसरे में 2s, 3p और 3d। और 4s, 4p, 4d। और चौथे जो कोष में होते हैं 4s भी होता है, 4b, 4d और 4f। जब हम कक्षक की बात करते हैं, ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो उपकोष जो होते हैं में कक्षक पाए जाते हैं। प्रत्येक उपकोष में क्या पाए जाते हैं? कक्षक। किसी परमाणु में नाभिक में चारों ओर वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या हो? अधिकतम हो, मैक्सिमम हो, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। अब S जब उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक या ऑर्बिटल होते हैं? तो एक कक्षक होता है। ये आपका एक कक्षक। जब P उपकोष की बात करते हैं तो उसमें 3 कक्षक, यहाँ पर ये। जब D की बात करते हैं तो 4, 5। और जब F की बात करते हैं तो 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।